ओके, नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो बेटा, जहां पर भी इंटेंसिटी की बात आ जाए, देखो पहले तो फील्ड देखो क्या होता है। फील्ड क्या होता है? प्रभाव क्षेत्र, यानी कि किसी भी प्रकार का फोर्स को किसी भी फील्ड के अंदर महसूस किया जाए, जिस फील्ड या जिस क्षेत्र के अंदर महसूस किया जाए वही तो उसका फील्ड होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल का आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आपको पता है कि किसी मास के द्वारा दूसरे मास पर लगाया गया फोर्स, या किसी ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट के मास पर लगाया गया फोर्स। ठीक है, जैसे कि अर्थ ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया तो अर्थ का भी कुछ मास है, उस ऑब्जेक्ट का भी कुछ मास है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट के मास पर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक प्रकार का क्या है? फोर्स। और फील्ड क्या? प्रभाव क्षेत्र। अगर कहीं पर भी फील्ड इंटेंसिटी की बात आती है, कहीं पर भी फील्ड इंटेंसिटी की बात आती है, तो उस क्वांटिटी को हम मास उसके रीजन से डिवाइड कर देंगे। ठीक, रीजन यानी उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल से समझ गए होगे कि फोर्स के बारे में बात हो रही है, और वो फोर्स किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। वो फोर्स किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। तो अब इसका मास, ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या है? मास। तो और ग्रेविटेशनल जो क्वांटिटी हमने देखी वो क्या है? फोर्स। तो हमने क्या लिखा? फोर्स बटे में मास। तो जहां पर भी इंटेंसिटी की बात आ जाए, उसके रीजन से, जिस भी कारण से वो फोर्स या कुछ भी चीज वहां पर डेवलप हुई है, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? फोर्स। किसकी वजह से? मास की वजह से। तो हमने क्या लिखा? फोर्स पर यूनिट मास। अब आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्या होता है? m1 L1 T इनवर्स 2। और मास का पता कितना होता है? m के पावर 1, यानी कि m1। जब इस m1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो m1 ये माइनस का हो जाएगा, m की पावर 1 और m की पावर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। यानी कि मैं इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या लिख देंगे हम इसको? l की पावर 1 T इनवर्स 2, L1 T इनवर्स 2। अगर नेगेटिव साइन के साथ पावर दी गई तो उसको हम T इनवर्स, उसको इनवर्स बोल सकते हैं। तो इधर T की पावर माइनस 2 है, तो मैंने क्या बोला? T इनवर्स 2। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? L1 T इनवर्स 2। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला इज, या नेक्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो यहां पर क्या है? वर्क अपॉन में मास। ठीक है, वर्क अपॉन में मास। अब तो अब इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वर्क अपॉन में मास। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? m1 L² T इनवर्स 2 अपॉन में मास का m1। ठीक है, तो m1 से m1 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा बेटा? L² T इनवर्स 2। ठीक है, L² T इनवर्स 2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज टॉर्क। अब टॉर्क देखो, टॉर्क होता है किसी भी फोर्स, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको क्या कह देंगे? टॉर्क। जैसे कि आपका घर का दरवाजा है, उसको आपको खोलना है, तो हम क्या करते हैं? उसके किसी एक हिस्से पर, ठीक है, यानी कि उसके अंतिम छोर पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजा क्या होता है? मूव करता है। अगर हम जो कब्जे के साथ वाले जगह पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तो वो मूव करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर गेट का चौखट के साथ में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा। कब मूव करेगा? अगर हम उसको कुछ डिस्टेंस से, उस कब्जे से कुछ दूरी पर हम फोर्स लगाते हैं, और अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जिस हिस्से पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस हिस्से की, उस चौखट से दूरी जितनी ज़्यादा होगी, टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। अगर गेट के चौखट के साथ में फोर्स लगाएं गेट के ऊपर, तो वो रोटेट नहीं करेगा। थोड़े से दूर लगाएंगे तो वो रोटेट करेगा, लेकिन हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर उसके लास्ट एंड पर हम लगाते हैं तो हमें कम फोर्स से वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है? टॉर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू में लेंथ। फोर्स इंटू में लेंथ। अब आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्या होता है? m1 L1 T इनवर्स 2। ठीक है, क्या होगा? m1 L1 T इनवर्स 2। और लेंथ का क्या होता है? L1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? L की पावर इधर 1 है, इधर 1 है, 1 + 1 जुड़ के क्या जाएगी? 2, यानी कि m1 L² T इनवर्स 2। ठीक है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? ये टॉर्क का। ओके, अब बात करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम की। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था टॉर्क क्या होता है? फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। तो इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट। मैंने लिखा इट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं और उसके अंदर अगर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू में लेंथ, लीनियर मोमेंटम इनटू में लेंथ। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये अपना इस क्लास में पढ़ चुके हो, और लेंथ एल। अब मास का डायमेंशन फार्मूला देखो क्या होता है, m की पावर 1, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L1 T इनवर्स 1, ठीक है। और लेंथ का क्या होता है, L1, ठीक है। करो इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा, m1 L स्क्वायर T इनवर्स 2। L स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ पर भी L की पावर 1 है, इधर भी L की पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ जाती है, तो 1 + 1 2। ओके, अब बात आती है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी इज, यानी कि 22nd क्वांटिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल। देखो जैसे कि मान लिया ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है उस सर्कुलर पाथ का। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ से चलकर वो यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ से चलकर वो यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, दोनों एंड को आपस में मिला देंगे, ठीक है। यानी कि एक आर्क बनेगी और वो आर्क क्या करेगी, सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाएगी, तो वो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे उसको हम, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, या सिंपली एंगल। तो देखो ये अब आपको पता है किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं, या किसी दो लाइनों के द्वारा जो आपस में एंगल बनाया जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की आपको यूनिट पता है, उसकी कोई फंडामेंटल, अब देखा जाए तो प्लेन एंगल जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और अब जब हम डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहे थे तो वहाँ हम ये बताते थे कि डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं। डायमेंशन फार्मूला किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और किस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है। तो ये फंडामेंटल प्लेन एंगल तो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या लिखा, एक क्वांटिटी हैविंग यूनिट, सॉरी यहाँ पर क्या बेटा, ऑब्वियसली बात है कि अब जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब जब ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो इसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट थोड़ी होगी, जब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो रेडियन क्या है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ऑब्वियसली बात है इसका डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पर और किस प्रकार से डिपेंड करती है। कौन सी कोई फिजिकल क्वांटिटी किस प्रकार किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। यानी कि वो एक्सप्रेशन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो एक्सप्रेशन हमें ये बताए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और किस प्रकार से डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते थे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये किसी फंडामेंटल प्लेन एंगल तो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता ही नहीं, अगर नहीं करता तो उसकी यूनिट नहीं होगी, सॉरी अगर नहीं करता तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। यूनिट तो हो सकती है बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट को भी हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। लेकिन अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है या इसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। वो क्वांटिटी कैसे कहलाएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो एक बात देखो, यहाँ पर यूनिट थी लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो एक बात तो यहाँ से अपने को सीखने को मिली, एक क्वांटिटी हैविंग यूनिट मे और मे नॉट हैव डायमेंशंस। अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट है तो ये जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशन होगा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट है तो उसके डायमेंशंस होंगी ही होंगी, लेकिन बट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट पोजेस डायमेंशंस। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है ना तो ये पक्का उसकी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी हो सकती है कि जिसकी यूनिट हो डायमेंशन ना हो, लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होगी जिसकी डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, ये पक्का है। यूनिट हो डायमेंशन ना हो ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है, हो ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन नहीं होगी, ये बात पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, अब जैसा कि आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आई, ठीक है, तो वो उस एंगल पे डिपेंड कर रही थी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जैसा कि लीनियर वेलोसिटी केस में होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी या किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती थी नहीं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई यूनिट नहीं होती लेकिन टाइम की तो होती है। तो मैं क्या लिखूंगा,
टी की पावर 1, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट टी की पावर -1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया टी की पावर -1 या टी इनवर्स 1। फिर हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब जैसा कि हमारी एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं, क्या होती है टी की पावर -1, इससे पहले ही हमने निकाला है, तो टाइम की फिर से होती है टी, या टी की पावर 1 कह सकते हो। ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस की हो जाएगी, टी की पावर -1, टी की पावर -1 क्या हो जाएगा टी की पावर -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है टी की पावर -2। ओके, और हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल सी। फिर है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वैसे डिटेल में हम हमारी 5th यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको जो याद रखना वो बता देता हूँ। मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो देखो बेटा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या है m1, और रेडियस का क्या होता है l, लेकिन रेडियस का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा l2। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया इसका m1 l2। अब बात आती है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो रेडियस की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, क्या रेडियस क्या होगी, लेंथ। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है l या l1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा रेडियस ऑफ जायरेशन का l के l1। ओके, फिर आता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पर मान लिया ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्वियस सी बात है ये सरफेस भी क्या लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कोशिश करते हैं कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्या करें इस डायरेक्शन में उसको खींचें, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ये यहीं पर रहने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने इसको FR से लिखा। ओके, अब देखो जितना ये नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाने के लिए मैं कांस्टेंट ऐड करूंगा, वो क्या है म्यू एन, ये इस सिंबल को हम म्यू कहते हैं, MEU म्यू। अब देखो जो ये म्यू है यहाँ पर, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, अब इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, तो हम क्या करें इस एन को उधर ले जाएं, तो उधर लेके क्या आ गया फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स जो कि उस सरफेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ठीक है, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इनकी जो यूनिट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, इन दोनों की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो ये कैसी क्वांटिटी बनेगी, यूनिटलेस। कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस। और ये पक्की बात है कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसकी यूनिट हो और उसके डायमेंशन ना हो, लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती जिसकी यूनिट नहीं हो और उसके डायमेंशन हो, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो इसे यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस भी होगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज के लेक्चर को हम विराम देते हैं। बाकी के डायमेंशन फॉर्मूलाज हम कल पढ़ेंगे। ये थोड़े थोड़े आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप इनको डेली याद कर लें, और सबको याद करो ना करो, लेकिन आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या याद होना चाहिए, वो पहले 8 डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो क्वांटिटीज है उनके अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से डेराइव कर सकते हो। ठीक है, इसलिए उन 8 डायमेंशनल फॉर्मूला को पक्का याद कर लें। थैंक यू।